सो स्टूडेंट्स हैव नॉट जॉइन्ड द क्लास अभी तक, क्या बात है? बुलाना पड़ेगा लगता है सब बच्चों को। सर वो लिंक लेट पहुंची शायद इसलिए लेट हो रहा होगा। अरे तो क्लास का तो टाइम फिक्स है। यस सर। सर फिजिक्स में लेट आते हैं। क्यों भाई? इसमें लेट क्यों आते हैं? सर पता नहीं सर, स्टार्टिंग से ही सीरीज में बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। हमेशा से ही? जी सर, स्टार्टिंग से ही। सर सर सबसे लिंक फास्ट सर लेट बायोलॉजी आया में ना। होता है। बायोलॉजी में सबसे आते हैं ज्यादा। बायोलॉजी में मजा आता है क्या ज्यादा पढ़ने में तुम्हें? जिस सर वो तो आता है उसमें। फिजिक्स में मजा नहीं आता ऐसा? सर लिंक लेट आया ना तो 5 मिनट पहले बच्चों ने देख लिया होगा, फिर नेट बंद करके रख दिया होगा फोन। लिंक नहीं आया, छोड़ो। ये तमन खुद करती है ऐसा, है ना? तो उसको लग रहा है सब बाकी भी ऐसा ही करते हैं, है ना तमन? नो सर, मैं तो क्लास लगा ली। बच गई तमन। बुलाते हैं सबको, आते हैं ज्वाइन करने। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लास। स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास फिर। गुड इवनिंग प्रखर, अक्षरा। तुम लोग क्या है, वो हो बड़े लोग, ऐसे बोलते हैं ना, बड़े लोग हैं। तुमको बुलाना पड़ता है, निमंत्रण देना पड़ता है तुम्हें। इनविटेशन देना पड़ेगा आप लोग को, तब आप आते हो, है ना? ग्रुप में ऐसे शेयर करना पड़ता है कि अरे प्यारे बच्चों, जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लो, आप लोगों के लिए क्लास लगाई गई है ना? तो इसलिए तुम लोग आते हो। कुछ लोग तो और भी बड़े लोग हैं, वो आते भी तब भी नहीं आते। वो तब आते हैं जब उनका मन करता है कि अच्छा क्लास चालू हो गई है क्या। फिर आते हैं 15-20 मिनट बाद। सर पूर्वा को ना डॉक्टर ने 1 हफ्ता स्क्रीन से दूर रहने के लिए बोला है, तो वो शायद क्लास नहीं लगाएगी। ओके, क्या हुआ उसको? सर उसका बीपी बहुत लो रहता है, सही नहीं हो रहा। बहुत देर हो गई, उसका बीपी लो ही रहता है, सही नहीं होता। अच्छा, बीपी लो रहता है तो यस सर। जनरली एज जिनकी ज्यादा होती है उनमें होता है बीपी लो। तो हो सकता है कि उसका कुछ ना कुछ इशू हो, या तो खाने पीने का इशू हो। तुम लोग भी अपना ध्यान रखा करो यार। देखो, आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि आप लोगों की सारी जो लड़ाई है ना, ये पूरी जो आप साल पढ़ाई करने वाले हो, ये सब कुछ तुम्हारी हेल्थ पे डिपेंडेंट है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रही, ठीक रही, तो आप लोग एग्जाम भी अच्छा कर पाओगे। अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हेल्थ के बिना तो बहुत मुश्किल है कंसंट्रेशन से पढ़ाई करना, है ना? टेस्ट देना तो बहुत दूर की बात है, एग्जाम्स और टेस्ट तो आगे की बात है। पहले तो हम पढ़ाई तो करें अच्छे से। तो पढ़ाई करने के लिए अगर हेल्थ सही नहीं रहेगी तो नहीं होती ना पढ़ाई। कभी होती है क्या ज्यादा तबीयत खराब होती है, बुखार नो उखार आती है, सर। तो सर नो सर। प्रॉब्लम आती है ना? तो उसमें क्या है कि आप लोगों को नुकसान है। ऐसा तो है नहीं कि आपको सिंपैथी के लिए मार्क्स दे देगा एग्जाम थोड़ा सा, कि अरे बेचारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, थोड़ा मार्क्स को एक्स्ट्रा दे देते हैं। ऐसे तो करेगा नहीं ना हमारे साथ कोई। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना ध्यान रखें, है ना? तो आपकी पहली प्रायोरिटी हेल्थ रहनी चाहिए। हेल्थ के लिए आपको जो कुछ करना है वो सब आप करो, है ना? रूटीन से सो, रूटीन से खाना पीना की करो, टाइम अपना सही जगह इन्वेस्ट करो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करो। कोई भी एक्सरसाइज हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करो। थोड़ी सी रनिंग कर ली, और कुछ नहीं तो भागने में तो कुछ नहीं लगता। थोड़ा सा 10-15 मिनट रनिंग ही कर ली, और कुछ नहीं, सुबह उठ के कर ली। आपकी क्या बॉडी थोड़ी हेल्दी रहनी चाहिए बेसिकली। अ पीसफुल माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, ऐसा बोलते हैं। यानी कि एक जो एफिशिएंट ब्रेन है, एफिशिएंट दिमाग है आपका, वो एक हेल्दी बॉडी में ही रिसाइड करता है। अगर हेल्दी नहीं होगी बॉडी तो आपका दिमाग भी आपका उतना एफिशिएंट नहीं होगा, है ना? और सब कुछ यहीं से होता है, ये तो पता ही है तुम लोगों को। दिमाग अगर सही वर्क कर रहा है तो फिर बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ भी जीती जा सकती है ना? तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये मैं बार बार बोलता भी हूँ हर क्लास में, ऑलमोस्ट आपको मैं रिमाइंड कराता है।
क्लास के टाइम पे भी आप लोग छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं, पानी पीते रहा करो, पानी की बॉटल रख ली, पानी थोड़ा बहुत पानी पीते रहे पूरे दिन भर में। फ्रूट्स वगैरह आप थोड़े बहुत खा सकते हो, जो भी, ठीक है। तो भाई हमारे स्कूल जाने में ही एक्सरसाइज हो जाता है। हाँ बेटा, तो आप लोग अगर स्कूल जाने में ही एक्सरसाइज हो जा रही है तो भी बढ़िया बात है। बेसिकली मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तुम थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज किया करो। तो अगर ऐसा ऐसा है कि आप पूरे दिन घर पे रहते हो, है ना, बेड पे ही बैठे रहते हो या टेबल चेयर पे बैठे रहते हो, तो फिर आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, है ना। आपको थोड़ा बहुत बॉडी को क्या है, मूवमेंट देनी पड़ेगी, मोमेंटम देना पड़ेगा बॉडी को। सारी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी रहेगी ना, वरना काइनेटिक एनर्जी में तो तुम बदलोगे नहीं। बात समझ रहे हो? एनर्जी कंजर्वेशन तो हमने पढ़ा ही है ना, समझदार बच्चे हैं हम तो एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करो यार अपनी लाइफ में। हाँ भाई, टेस्ट दिया सब लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। कैसा हुआ? यस अच्छा था। सर लास्ट टेस्ट से अच्छा था ये वाला। ये वाला Yes. अच्छा था? पहले से इम्प्रूव था। पहले मुझे लग रहा है पेपर तो देखो इजी था यार, कुछ क्वेश्चंस अगर हम हटा दें तो पेपर इजी था। हमने तैयारी करी थी मतलब पेपर की, है ना, पेपर की Yes. हमने करी थी। अब अगर कुछ क्वेश्चन तो देखो हमेशा रहेंगे ऐसे, कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे रहेंगे जो कि आप लोगों को थोड़ा सोचने में मजबूर करेंगे, और आपने हो सकता है नहीं पढ़े हो कभी वो क्वेश्चन। अगर सभी कुछ आपने पढ़ा हुआ होगा तो पेपर का मतलब ही क्या है फिर तो, है ना। एग्जामिनर भी तुम्हारा पेपर जो बनाएगा वो ऑलमोस्ट ऐसा ही बनाएगा कि इसमें कुछ तो ऐसा रहेगा कि आपका जो नहीं आता हो। और अच्छी बात है, कोई इशू नहीं, हम लोग अपने आप को और ग्रो करेंगे, है ना, थोड़ी और मेहनत करेंगे। पॉइंट ये है कि अगर वो क्वेश्चन हम बाद में भी नहीं देखते हैं, जैसे टेस्ट हो गया, अब वो क्वेश्चन हमने रिविजिट ही नहीं करे, है ना, तो प्रॉब्लम। तो आप लोगों को जो आते हैं, जो आपने खुद से सॉल्व कर लिए एग्जाम में क्वेश्चन, उनका कोई इशू नहीं है। उनके ऊपर हमें ऐसा भी नहीं फील करना है कि यार अब क्या कर लिया हमने, अच्छे क्वेश्चन कर लिए सॉल्व, या हमने मार्क्स अच्छे लिया है। नहीं, डजेंट मैटर। इंटेलिजेंट स्टूडेंट हु इज गोइंग टू क्रैक द एग्जाम, वो हमेशा ऐसे सोचता है, वो स्टूडेंट, कि जो मुझे क्वेश्चन नहीं आया ना, उनको मैं करके रहूंगा अगली बार। बात समझ में आ रही है? ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। यू शुड अप्रोच इन दिस फैशन, इन दिस मैनर। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है टेस्ट के बाद। आज मैं हमेशा हर क्लास के, हर टेस्ट के बाद एक क्लास रखता ही हूँ ऐसी, जिसमें मैं टेस्ट डिस्कस करता हूँ। उसका पर्पस क्या है? मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों के दिमाग से पहले तो टेस्ट का डर खत्म हो, है ना। जो भी टेस्ट में तुम लोगों ने परफॉर्म किया है, तुम उस चीज को एनालाइज कर पाओ अच्छे से, मेरे साथ कर पाओ, क्लास में कर पाओ, इसलिए मैं प्रैक्टिस रख रहा हूँ। अब आप लोग उसका भी अगर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे तो फिर देखो प्रॉब्लम है, फिर तो कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ कमी रह रही है, ठीक है। तो आज भी हम, आज की क्लास में भी क्या करेंगे, आज हम एनालिसिस करेंगे, टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि हम हर बार करते हैं। और आज हम ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो टेस्ट है वो है, गुड इवनिंग अक्षय, आज का आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो एसी का है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट का। यस सर। तो थोड़ा बहुत इस वीक में उसको उठा लो। देखो मैंने समझाया हुआ ना तुम लोगों को कि जो भी टेस्ट आने वाला है वो टॉपिक को थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखा, और थोड़े बहुत उसके क्वेश्चन करने चालू कर दिए, है ना। इस बात को आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि एक दिन में 8 घंटे पढ़ने से बेटर है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। 1 घंटे एक दिन में आप पूरी फिजिक्स पढ़ लो, उससे बेटर है आप रोज 15-15 मिनट पढ़ो भले ही, ना। एग्जैक्टली 15 मिनट नहीं पढ़ना है, एक 15 मिनट में कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। रोज के अगर तुमने 2 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जैसे एसी का टेस्ट है अगले संडे, आज से ही चालू कर दो, ट्यूसडे से ही चालू कर दो, रोज के अगर 5 to 10 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे तो एट द एंड ऑफ द वीक आपका क्या है कि एसी कंप्लीट हो जाएगा, है ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और लास्ट की 1-2 क्लासेस हम रखेंगे ऐसे ही प्रैक्टिस की, तो उसमें फिर मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना, क्लास के साथ आप थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लेना, है ना। ऐसे क्या, एक एक टॉपिक जब तुम्हारा सॉलिड होता जाएगा ना, तो बाद में जब रिवीजन करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, दिमाग में कॉन्फिडेंस रहेगा। सोचो कितना अच्छा फील होता है जब कॉन्फिडेंस होता है किसी चीज पे, है ना, कितने हैप्पीली हम उस चीज को करते हैं, उस काम को करते हैं, है ना, और कितना अच्छा रिजल्ट भी आता है फिर। तो आई होप कि तुम लोग चाहते हो कि अच्छा रिजल्ट आए, तो उसका तरीका यही है ना। तो अभी हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, मैं पहले से बता रहा हूँ, ताकि थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़ के आओ चीजों को, और साथ में आप एसी का रिवीजन कर सकते हो धीरे धीरे, 2-2, 5-5 क्वेश्चन, है ना। मॉड्यूल मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया हुआ है ना, एसी का मॉड्यूल है आप लोगों के पास, ऑप्टिक्स और एसी का दोनों का। तो ये यस सब अच्छा, यस सर।
कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसके पास नहीं है दोनों मॉड्यूल्स? सर एक बार भेज देना। ठीक है, मैं भेज, किसका भेजना है, दोनों का? यस सर। दोनों का भेज दिया जाएगा आपको मॉड्यूल, कोई इशू नहीं है। डीपीपी वगैरह भी मैं शेयर कर दूंगा इनफैक्ट, ठीक है, डीपीपी भी सॉल्व कर लेना। लेकिन पॉइंट ये है, तुम लोगों के पास सोर्सेस खूब है, तुम करते नहीं हो। रोज रोज थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर करोगे ना अगर, तो फिर आगे जाके एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। रोज रोज करना जरूरी है। डिसिप्लिन इज द ओनली की, इट्स नॉट द इम्पोर्टेंट की, इट इज द ओनली की। ओनली मतलब ये अकेली सफिशिएंट है तुम लोगों को सक्सेस दिलाने में, केवल डिसिप्लिन। बहुत बड़ी चीज है डिसिप्लिन, बहुत बड़ी। बोलने से नहीं आती, सबसे ज्यादा मेहनत इसमें लगती है डिसिप्लिन लाने में। कोई भी दिन ऐसा रहना नहीं चाहिए, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, कोई भी दिन ऐसा होना नहीं चाहिए जिस दिन आपने एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया हो, है ना? तो आप स्टूडेंट हो, तो आप वो स्टूडेंट हो जिसका सिलेक्शन होने वाला है। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मोटिवेट तो मैं तुम्हें रोज ही करता रहता हूँ, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, करें, स्टार्ट करें। यस यस सर। स्क्रीन विजिबल है क्या? यस यस सर। सर। यस। अच्छा, टेस्ट में कैसा लगा, मतलब इजी था, डिफिकल्ट था या मॉडरेट था? सर इजी था मॉडरेट। सर मॉडरेट था। ग्रेट। मॉडरेट था, मतलब इजी टू मॉडरेट था या मॉडरेट टू डिफिकल्ट था? रेंज क्या थी, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट? मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो देखो पेपर, तुम लोगों की कट ऑफ जो मैंने रखी है, कट ऑफ का मतलब होता है कि एक जनरल मार्क्स के इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप लोगों को नॉर्मल जो प्रैक्टिस चल रही है उस पर आप कर सकते हो कंटिन्यू। और अगर उतने नहीं आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। तो मैंने 60% के अराउंड रखी है इस टेस्ट की, यानी कि जितने भी मार्क्स का आपका टेस्ट है उसका 60%। कितने का था? 160 का था शायद, है ना? 160 का यस था, सर। है ना? हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली वही 100 मार्क्स के अराउंड। तो 100 मार्क्स या उससे प्लस आपके आने चाहिए इस वाले टेस्ट में। तो मुझे पता है कि काफी बच्चों के आए हैं, काफी बच्चों के नहीं आए हैं, कोई इशू नहीं है। पहले से अगर आपका इम्प्रूव भी हुआ है तो भी अच्छी बात है। हाँ, पहले से भी अगर इम्प्रूव नहीं हुआ है, जैसे कि पहले वाले टेस्ट से मार्क्स कम आपके गिर गए, तो बेटा समझो ये किसी इंडिविजुअल को पॉइंट आउट करने वाली बात नहीं है। और नहीं है तुम लोगों को ये देखना है कि किसी और के कितने आ रहे हैं। तुमको खुद का अपना एनालिसिस करना है कि पहले वाले टेस्ट में, इसके पहले वाले टेस्ट में मेरे इतने आए थे, अभी मेरे इतने आए, तो मैं इम्प्रूव तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना? अगर नहीं कर रहा हूँ इम्प्रूव तो फिर मुझे एनालिसिस करके वर्क करने की जरूरत है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। सारे टॉपिक सेम है, तुम्हें किसी भी टॉपिक से ना तो ज्यादा अटैच होना है ना? ऐसा नहीं सोचना है कि ईएमआई तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, आई लव ईएमआई, ऐसे लिख लिया, कॉपी पे लिख दिया आई लव ईएमआई, है ना? और एसी के लिए लिख दिया कि आई हेट एसी, एसी दूर जा। ना, ये सब नहीं करना है। तुमको कोई भी टॉपिक से ना तो प्यार करना है ना किसी से नफरत करनी है। तुम्हारे लिए सारे टॉपिक सेम है। तुम लोगों का टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर होना भी चाहिए तो इस बेसिस पे होना चाहिए कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर, है ना, कितना परसेंटेज उसका इम्पोर्टेंस है, राइट? तो उन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो मे बी। अदरवाइज आपको हर टॉपिक को एक सिमिलर पैटर्न से अप्रोच करना है कि भाई हर टॉपिक को मैं मेहनत करूंगी, है ना, हर टॉपिक में कुछ क्वेश्चन करूंगा या करूंगी, और फिर टेस्ट में भी 60% तो मुझे लाना ही है। 60% ऑफ 11th, 60% आपका टेस्ट के मार्क्स बोल रहा हूँ गिरिजा। ये 60% ऑफ 11 तो आपके मेजर टेस्ट का सिलेबस है। आपका जो मेजर टेस्ट होने वाला है ना अगला वाला, 1 सितंबर को होगा, आई गेस, ना? 1 सितंबर को ही है ना? यस सर। यस सर। 1 सितंबर को है मेरे ख्याल से मेजर टेस्ट। तो उसमें आपका आने वाला है 60% तो आपका 11th आएगा उसमें, और 40% आपका आएगा 12th। तो इसमें टॉपिक्स जो जो है वो मैं बता चुका हूँ शायद आपको। मैकेनिक्स आएगा इसमें बचा हुआ पूरा, है ना, वर्क पावर एनर्जी से।
और इसमें तो पूरा ही आएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर एसी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आएगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, करंट हो गया, है ना, ईएमआई हो गया, एसी हो गया, ये सब तुम दे चुके हो। अभी तुम एसी का भी दे लोगे टेस्ट रिसेंटली, तो एसी तक तुम्हारे सारे यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे एक एक बार, है ना। तो उन टेस्ट के एक बार क्वेश्चंस पिक कर लेना। पीडीएफ्स हैं तुम लोगों के पास पुराने टेस्ट की, यूनिट टेस्ट की यस पीडीएफ? यस सर। सर। यस सर। जिनका आप लोगों ने टेस्ट दिया उसकी पीडीएफ तो होगी ना। अगर नहीं भी है तो जो भी आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ना, स्नेह मैम हो गई या पंकज सर हो गए, जो भी है, मतलब मोहित सर जो भी है, उनसे आप कोऑर्डिनेट करके और उनसे मांग सर लो। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है सर टेस्ट पीडीएफ। हाँ, ग्रुप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी है, वेरी गुड शिवा। तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर कोई बच्चा नहीं मिल पा रहा हो किसी को, या शर्मा रहा हो वो मांगने में, तो आप वहां से ले लेना, पिक कर लेना खुद ही। पॉइंट इज कि आपको एक बार मेजर टेस्ट के पहले ये सारे टेस्ट के कुछ कुछ क्वेश्चन देख के जाने। अब देखो, ये मैं तो तुमको बता के चला जाता हूँ कि ये कर लिया करो, पर तुम करते नहीं हो। पर अगर सोचो कि ये तुम कर लोगे तो कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो तुम अपने मार्क्स में। अगर तुम उन क्वेश्चंस को एक बार देख जाओ मेजर टेस्ट के पहले, जो तुम्हारे हर टॉपिक में गलत हुए थे, समझ रहे हो, देख के जाने हैं। ऐसा भी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप उनको सॉल्व करो चार चार पांच पांच बार, है ना? एक बार भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। और अगर समझ में आ रहा है तो आप एक बार थॉरोली देख के चले जाओगे तो भी चल जाएगा। लेकिन उन क्वेश्चंस को मार्क करके रखो और उनको देख के जाओ। आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, कैपेसिटेंस, है ना, उसके बाद से आपके ये पोटेंशियल वगैरह जो भी चैप्टर हो गए सारे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ईएमआई, एसी, इन सबके यूनिट टेस्ट हो चुके हैं। तो उन टेस्ट का पीडीएफ एक बार देख के चले गए कि ये क्वेश्चन मुझे जब टेस्ट हुआ था तब मेरे गलत हुए थे। अब समझो, अगर तुमने वो फिर से नहीं देखे, है ना, तो अगर उस तरह से या उस टाइप के क्वेश्चन आ गए दोबारा, चांसेस हैं कि आप फिर से गलत करके आ जाओगे। तो फिर हम तैयारी कहाँ कर रहे हैं? हम तो किस्मत पे छोड़ चुके हैं सब चीजें। रोज आते हैं, क्लास लगती है, क्लास लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, सो जाते हैं, फिर रिपीट, सेम प्रोसेस रिपीट। ये स्मार्ट वर्क थोड़ी हुआ। मे बी यू आर डूइंग हार्ड वर्क बट यू आर नॉट डूइंग स्मार्ट वर्क। तो एक्सपेक्ट भी मत करना कि रिजल्ट आएगा। सॉल्व किए रहते हैं तो जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। हाँ, अगर आपने सॉल्व किए हुए हैं तो जल्दी हो जाएंगे। और तुमको मेनली फोकस जब रिवीजन करोगे ना, तुम उन पे करना है जो तुमको नहीं हुए थे। जो हो गए थे उनको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, है ना। जो आपने नहीं, जो आपसे नहीं हुए थे उनको आप देख के जाओ दोबारा। और रोज मार्क किया करो उन क्वेश्चंस को जो तुमसे नहीं हो रहे हैं। मार्क करो, मार्क, मार्क समझते हो? कुछ भी मार्क कर दो यार। अपने आप को तुम बैटमैन यस। बुलाते हो तो बैट का साइन बना दिया करो कि मैं बैटमैन से नहीं हुआ ये क्वेश्चन, है ना। कुछ भी बोल दो, कुछ भी लिख दो उस पे, बस तुमको याद दिलाने के लिए होना चाहिए वो चीज कि ये जब हमने सॉल्व किए थे उस टाइम पे तो हमसे नहीं हुए थे, तो हम दोबारा देख के जा रहे हैं, है ना। ये एक इंटेलिजेंट तरीका हुआ तैयारी करने का। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार इस वाले टेस्ट के। मेरे को तो पता नहीं क्यों इजी लगे थे क्वेश्चन। मुझे लगा तुम लोग इस बार तो फोड़ ही दोगे सर पेपर। मुझे ना सर वो ग्राफ वाले क्वेश्चन ना सर समझ में नहीं आ रहे थे, कैसे अप्रोच करना होगा उनको सर। करते हैं, डिस्कस करेंगे। अभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। चैट में आंसर लिखना है सबको, तरीका बताइए कैसे करना है।
आया नहीं क्या आंसर? सर चैट में सर सर चैट में चैट में लिखा है आंसर सर। कर दिया। चैट में लिखा है क्या? यस सर। कूल, सबका सी आ रहा है। इजी था ये तो, है ना? यस सर। काफी इजी क्वेश्चन था, किसी का गलत तो नहीं हुआ ये? ऐसा तो नहीं गलत हो गया ये नो क्वेश्चन? सर। नो नो क्या सर। होता सर। है? नो सर। एल क्या होता है भाई? ई बाई डी आई बाई डी टी, है ना? देखा जाए तो यही होता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड बनता है ना इसका। ई इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी बनता है, यही होता है ना सेल्फ इंडक्टेंस के केस में। तो एल की यस जगह सर। क्या हो जाता है? ई अपॉन डी आई बाई डी टी। तो अगर आप इसको तोड़ोगे किस में, यूनिट्स में, तो ये क्या बन जाएगा? एल इक्वल्स टू, वोल्ट आ गया ऊपर, है ना? ये टाइम ऊपर जाएगा तो ये सेकंड बन जाएगा, राइट? और नीचे आई है, आई का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता एम्पियर। है ना? तो नीचे एम्पियर आ जाएगा, क्या बन गया ये? वोल्ट वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। पर एम्पियर। एम्पियर का साइन ए होता है, -1 का मतलब डिवाइड में, ठीक है? तो सी ऑप्शन हो गया। इसमें तो डाउट नहीं ना किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगला सॉल्व करो। हो गया था क्या सॉल्व ये? यस सर। यस सर। 30 सेकेंड्स लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कैसे किया ये क्वेश्चन। ये आप तैयार रखें, मतलब मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। यस सर। ठीक है, कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा? अक्षरा, यस सर। कैसे आंसर आया ए? जो जो ये रिंग हम्म सर, रिंग में जितने भी पार्ट्स हैं उसमें वेलोसिटी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक फोर्स को फेस करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो ए पॉइंट है उस पे हायर पोटेंशियल है, और जो लोअर और जो सी पार्ट है उस पे लोअर पोटेंशियल है। ये बात कैसे पता चली हमें कि ए पे हाई पोटेंशियल है और सी पे लो पोटेंशियल? सर ये मैं बताऊं कैसे पता चली? बताओ। सर जब हम अपने पाम को खोलते हैं ना, तो जो फिंगर्स होती है ना, उनको हम लगते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो वो इनटू द प्लेन रखेंगे। और जो थंब होता है ना, उसको हम रखते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो जो हमारा जिस तरफ हमारा पाम फेस करता है ना, वो पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होता है, और जिस तरफ पाम की बैक फेस करती है ना, वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। वैसे मैंने तो ये नहीं पढ़ाया था, पर हाँ ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब मैंने पढ़ाया था बेसिकली राइट हैंड थंब रूल, आपने राइट हैंड पाम रूल यूज किया है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, है ना? मतलब इसमें आप क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से भी डायरेक्टली बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जिधर भी है ना, उसमें आप कर्ल कर लो अपने, मतलब कर्ल को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करो, तो आपका थंब अपने आप आपको क्या दे देता है? हायर पोटेंशियल का वो दे देता है, पॉइंट दे देता है कि किस पॉइंट पे हायर पोटेंशियल है ना? तो जैसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है,
तो आप क्या करोगे, मैग्नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपने हाथ रखा ऑब्वियसली, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने कर्ल किया, तो थंब ने आपको दे दिया हायर पोटेंशियल। तो तुमने आंसर क्या ए मार्क किया है क्या एग्जाम में सबने? यस सर। नो सर, मैंने बी किया था, फिर जब मैंने वो किया ना एनालिसिस, तब पता लगा कि उसमें ए ऑप्शन है। क्या बोलो रानी? यस सर, मैंने भी छोड़ दिया था। रानी कुछ बोलना चाह रही है? नो सर, तमनप्रीत बोल रही थी। नहीं, तमन तो बोल रही थी, रानी ने भी कुछ बोला था। अच्छा ठीक है, चलो हैंड रेज किया था ना। मैं बोल रही थी। अच्छा ठीक है, तो आंसर Yes, क्या है sir. बच्चों इसका? फर्स्ट। है ना। डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल हम किधर से निकालते हैं, समझ में आएगी आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे हर पार्ट पे क्या होगा, उनको फोर्स लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो जो करंट है आपका वो ए से कहाँ जाएगा, ए से कहाँ जाएगा, सी तक जाएगा, सी। है ना। पर यहाँ पे क्या है, सर्कुलर लूप है, क्लोज लूप है, ठीक है। तो क्लोज लूप में आपका जो हो जाएगा नेट ईएमएफ तो आपका क्या हमें रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा नेट ईएमएफ, जीरो। है ना। डायरेक्शन की वजह से नेट ईएमएफ जो रहेगा जीरो रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है हमें क्या करने, गलत नहीं करने, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है कि एक बार ऑप्शंस पढ़ने सारे, क्योंकि कंफ्यूजिंग होते हैं कई बार ऑप्शंस, है ना। कई बार ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर हम दोबारा देख लेंगे क्वेश्चंस को तो ज्यादा इजी हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट इतना रहेगा नहीं जितना कि हम लग रहा है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। ठीक है, इसका ये आंसर है, ये वाला तो हो गया होगा। यस सर। यस क्या आंसर आ रहा है बताओ, उसका आंसर बता दो, क्या आंसर आ रहा है? डी ऑप्शन। चलो ऑप्शन डी। सॉल्व कर लो भाई, काफी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है पता है मुझे। क्या आंसर है? ऑप्शन बी, डी सर। डी, ऑप्शन डी। ठीक, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन पढ़ने पे अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी सजेस्ट किया था कि अगर आपको वर्ड के मतलब भी पता है ना, तो आप उसको गिवन में लिखना चालू करो। और अगर वर्ड के मतलब नहीं पता है तो फिर पेपर के बाद आने के बाद सबसे पहले ये पता करो कि ये वर्ड का मतलब क्या है ना। इन वर्ड्स जो कॉमन वर्ड है उनके मतलब हमें पता क्यों नहीं है, पहली बात तो ये। अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई इंडक्टर क्या होता है, लिखते कैसे हैं उसको, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसको लिखते कैसे हैं, अगर ये चीजें नहीं पता है तो आप सबसे पहले इनको याद करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो एक बार। गिवन भी लिख दिया, कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, फिर भी क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर तो प्रैक्टिस ही है जो कि आपको क्वेश्चन समझने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि डायरेक्टली दिखेंगे नहीं हमें, पर जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे हम, वो थोड़े बहुत समझने आने लगेंगे कि अच्छा ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। हाँ भाई, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी एक इंडक्टर में, कैसे निकालते हैं? Q इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। है ना। इसमें L क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस। यस सर। और I क्या होता है, करंट। करंट। करंट, इंडक्टर में जो फ्लो हो रहा है, राइट। तो आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है बेसिकली, कितनी दी हुई है, 25 मिली जूल। 25 मिली जूल दे रखी है। अच्छा, मिली जूल को कन्वर्ट करना चाहिए क्या मुझे जूल्स में? यस सर। यस सर। यस सर। 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करूंगा या 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करूंगा? माइनस सर -3। -3। अच्छा, मिली जूल छोटा होता है ना, क्योंकि मिली जूल छोटा होता है ना, यस सर। बड़ा बड़ा थोड़ी होता है मिली जूल, जूल बड़ा होता है ऑब्वियसली। तो -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर, तो हाफ इंटू एल तो निकालना ही है हमें, इंडक्टेंस ही तो निकालना है। और करंट कितना दिया हुआ है, 60 मिलियन 60 माइक्रो मिलियन एम्पियर। माइक्रो नहीं बचा, ये मिली है ना, एम मतलब मिली, यस सर। और म्यू मतलब क्या होता है, माइक्रो। ये क्या होता है, 10 to the power -3, और ये क्या होता है, 10 to the power -6। 6।
अच्छा, इसका होल स्क्वायर करना है, ये बात मत भूलना। कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन करते वक्त फॉर्मूले में तो लिख देते हैं, पर यहाँ होल स्क्वायर करना भूल जाते हैं हम लोग, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। 50 इंटू 10⁻³ हो गया ये, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10⁻³ है ना, मल्टीप्लाई बाय सेम चीज इंटू 10⁻³ इंटू 60। तो ये 10⁻³ से तो ये कट हो जाएगा, इससे ये चला जाएगा, राइट। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, कितना आएगा ये 13.89 हेनरी, यही आ रहा है क्या? यस यस सर। यस सर। एग्जाम में गलत हुआ था क्या? नो टेस्ट में गलत सर हुआ था? नो सर। पक्की बात है? यस यस सर यस सर। अब ये क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो उसका सिंपल सा रीजन यही हो सकता है कि हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी हो, और कोई रीजन नहीं हो सकता। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक दो रीजन से हो सकती है, या तो हमें पता नहीं था कि मिली और माइक्रो को लिखते कैसे, मिली कैसे लिखते हैं बेसिकली। तो अगर ये नहीं पता था तो फिर दिक्कत की बात है। अब होपफुली अब आपको पता चल गया है, तो आगे आप नहीं करोगे। से दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपने कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गलत लिख दिया हो, है ना, मिस कैलकुलेशन कर दी हो। तो उसका तरीका ये है कि आप एक बार फिर से चेक करो, है ना। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है तो आपका आंसर तो गलत आना चाहिए, यानी कि चारों ऑप्शन में से नहीं आना चाहिए एक भी। पर हो सकता है आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर में बात चल रही है, तो हो सकता है आ भी जाए। तो उस केस में क्या है कि एक बार फिर से चेक करना पड़ चाहिए, हमें 2 बार चेक करना चाहिए, भले ही आपका ऑप्शन मैच कर रहा हो, है ना। एक बार जल्दी से चेक कर लिया करो, उसमें हार्डली 5 सेकंड लगते हैं। सोचो ना यार, तुम 5 सेकंड के चक्कर में 4 मार्क्स गवा दोगे, मुझे नहीं लगता ये अच्छी ट्रेड है ये, है ना। 4 मार्क्स गवाना कोई अच्छा सौदा नहीं है ना, 5 मिनट बचा, 5 सेकंड बचाने के चक्कर में। सो जब भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को, क्या कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे, ठीक है। आगे चलें, ये वाला हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सब लोग। एक कंडक्टिंग लूप दे रखा है, उसका रेडियस दे रखा है 10 डिवाइडेड बाय √5 सेंटीमीटर। उसको परपेंडिकुलर आपने रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 0.5 टेस्ला की। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज है, बेसिकली 0 तक डिक्रीज हुई है आपकी, कितना टाइम में? 0.5 सेकेंड। रेट स्टेडी, स्टेडी रेट दे रखी है आप, वेरिएबल नहीं है। तो इंड्यूस ईएमएफ पूछा जा रहा है आपसे, इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा उस सर्कुलर लूप में, लेकिन टाइम 0.5 सेकंड नहीं दिया, टाइम दिया 0.25 सेकंड। 0.25 सेकंड में बताओ कितना आएगा। क्या निकालूंगा सबसे पहले मैं? सबसे पहले सर क्या? वो फ्लक्स। फ्लक्स से रिलेट करूंगा इसको, ताकि मुझे मिल जाए क्या? एंगल। स्टेडी रेट का मतलब समझ में आया आपको? स्टेडी का मतलब क्या हुआ? dB/dt कांस्टेंट है आपका, dB/dt कांस्टेंट है। dB/dt मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ में। बात समझ में आई? मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी स्टेडी रेट से डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड dB/dt जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। चेंज तो हो रही है ना, 0.5 सेकंड में जीरो हो गई। अरे बात समझ में आ रही है? 0.5 यस टेस्ला सर थी, और 0.5 सेकंड तुम और आगे गए टाइम के साथ, तो वो जीरो हो गई। लेकिन जो जीरो हो रही है वो ऐसे चेंज नहीं हो रही है कि 0.5 से 0.3 टेस्ला आई और फिर 0.3 टेस्ला से डायरेक्ट जीरो आ गई, ऐसे नहीं हो रहा है। एक स्टीडी रेट से चेंज हो रही है, यानी कि dB/dt कांस्टेंट है। तो इस चीज का यूज करो और सॉल्व करो।
2 बच्चों का आंसर आया है। आई एम वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स आल्सो। डिस्कस, ठीक है, अक्षरा ने डिस्कस लिखा है। देखो यार, तुम लोगों को ऐसे जबरदस्ती नहीं है कि तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही हम बात करेंगे। आप डिस्कस भी लिख सकते हो, यू नो दैट राइट। आप लोग डिस्कस भी लिख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। आप लोगों ने ट्राई किया पर नहीं हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्राई किया। हाँ, ट्राई अगर नहीं किया है और मैंने पूछ लिया कि क्वेश्चन कैसे किया तो दिक्कत है, फिर मैं डेफिनेटली गुस्सा करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो तो फिर तो यार ये प्रैक्टिस ही बेकार है। हम जो कर रहे हैं ना ये पूरा क्लास में, ये इसका कोई सेंस नहीं बनता। आप लोगों को एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, फिर आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, ईएमएफ जो है वो आपको 0.5 सेकंड पे कैसे निकालोगे आप? माइनस डी फाइव बाई डी टी से, राइट? यस सर। माइनस डी फाइव बाई डी टी से निकालोगे, यही तरीका होता है आई गेस, है ना? इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, राइट? कंडक्टिंग लूप दे रखा है हमें, कोई इंडक्टर वगैरह तो दे नहीं रखा है यहाँ पे जो हम फॉर्मूला चेंज करें हमारा, है ना? तो इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये कितना टाइम पे दे रखा है? 0.5 सेकंड पे दे रखा है। 0.5 सेकंड पे क्या हो जाएगा ये? माइनस ए इंटू डी बी बाई डी टी, ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको मैं? ऐसा क्यों लिखा मैंने, पहले तो ये बताओ। 2 रीजन है इसके, ऐसा क्यों लिखा मैंने? सर बी डॉट ए सर 5 होता है। पी डॉट ए 5 होता है, ये तो पता है, लेकिन ए को मैंने सर बाहर यहाँ क्यों पे निकाला? सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है ना, वो 0.5 ये टेस्ला कांस्टेंट से है, 0 हो गया ना। रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, रेडियस तो कांस्टेंट है। यस सर। एरिया तो सर। चेंज नहीं हो रहा है, तो एरिया को तो बाहर ही लूंगा ना मैं डिफरेंशिएशन से, यस सर। ना डिफरेंशियल से बाहर ही लूंगा, तो वो तो कांस्टेंट है। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये बोल रहा है कि कंडक्टिंग लूप जो है परपेंडिकुलर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, है ना? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कंडक्टर, कंडक्टर परपेंडिकुलर। तो जो एरिया वेक्टर होगा उसका वो तो पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के। पैरेलल यस सर। सर। अगर तुम्हारा कोई लूप होता है, ये अब हम इस बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, इस बारे में तुम गलत नहीं करोगे अब क्वेश्चन, है ना? तो मान लो ये तुम्हारा कंडक्टर है और तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड इसकी परपेंडिकुलर है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर हो गई, है ना? तो इसका एरिया वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है ना इसके। अरे हाँ या यस ना? सर। एक लूप जो होता है उसके परपेंडिकुलर ही लेते हो ना तुम एरिया वेक्टर को, यस सर। है ना? मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, परपेंडिकुलर ही है लूप के, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा इक्वल्स टू 0 है। 0 सर। कॉस फाई कितना हो गया? कॉस फाई या कॉस थीटा एक ही बात है, सर 1 हो गया। 1। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस थीटा का कंपोनेंट भी नहीं लिया है, डायरेक्ट ए इक्वल्स टू माइनस ए डीवी बाई डी लिख दिया ईएमएफ। कोई डाउट? नो नो सर। सर। है ना? लिखो भाई इसको, एरिया को लिखो, क्या होगा एरिया? माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 10/√5। सही है, सही है क्या? यस सर। यस सर। नहीं है सही, सेंटीमीटर है, 10⁻⁻4 भी आएगा साथ में। अरे सेंटीमीटर में है ना, 10/√5 किस पे है? यस सर। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मीटर में। 10/√5 यस मीटर, सर। 10⁻⁻2 मीटर, और ये होल स्क्वायर है तो यहाँ पे 10⁻⁻4 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? कोई डाउट इसमें? यस सर। नो सर। सर। अच्छा, अब तुमको दे रखा है कि डीबी बाई डी की निकालना है, तो डीबी बाई डी कैसे निकालोगे? कि भाई 0 हो गया है, वो बोल रहा है डीबी बाई डी मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ में आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हुई है। तो डीबी बाई डी कैसे निकालोगे कि कितना तो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, यानी बी फाइनल माइनस बी इनिशियल हो गया, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी टाइम कितना चेंज हुआ है, यानी आपका टाइम कितना चेंज हुआ है। आई गेस 0.25 सेकंड दे रखा है इसमें, नहीं 0.25 नहीं दे रखा आपको, टाइम दे रखा है इसमें, कितना दे रखा है? 0.5 सेकंड में चेंज हुआ है, ये बोल रहे हैं आपसे। 0.5 सेकंड में आपका चेंज हुआ, तो 0.5 तो आपका टाइम हो गया। 0.0 से 0.5 आपकी वेरी कर रही है क्या? मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। तो आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। बेसिकली आप जो इंड्यूस ईएमएफ निकालोगे वो 10, मतलब ये निकालोगे कि कितने इसने टाइम में 0.5 सेकंड टाइम में कितना चेंज हुआ है। तो फिर 0.25 सेकंड टाइम में कितना चेंज हुआ है, वो मतलब चेंज हुआ है या नहीं हुआ है वो आप बता सकते
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, द इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्कुलर लूप एट 0.25 सेकेंड। बात समझ में आ रही है? आपका स्टेडीली चेंज हो रहा है और 0 हो गया है 0.5 सेकेंड में। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5 सेकेंड में चेंज हुआ है, ये बोला हुआ है तुमको, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस तो सर। एक बार इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, वो देखना। फाइनल कितनी हो गई मैग्नेटिक फील्ड? 0 हो गई क्या? 0 टेस्ला यस डिक्रीज टू 0 माइनस 0.5 इनिशियली थी 0.5 टेस्ला, यस सर। है ना? यहाँ लिखूं क्या मैं तुम्हारे लिए, बी फाइनल कितना था? 0 टेस्ला, और बी इनिशियल कितना था? 0.5 टेस्ला, है ना? तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टाइम 0.5 सेकंड में हुआ है ये, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.5 सेकंड में हुआ है ये सब गेम तुम्हारा, है ना? तो ईएमएफ कितना आया तुम्हारा बेसिकली, पहले तुम वो निकाल के दिखो कितना हो गया ये 0.5 माइनस ऊपर रहेगा, नीचे 0.5 है, तो ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा क्या? यस सर। और माइनस माइनस आगे कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। यस सर। ये रूट पाई का स्क्वायर तो पाई बनेगा ना, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यस सर। है ना? अरे हाँ ना बोलो। तो ये क्या बनेगा? 10⁻² बनेगा इंटू 10⁻⁻4 बनेगा वोल्ट में, तो ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁻2 वोल्ट, यही आएगा। यस सर। तो मैं यस 10 मिली वोल्ट भी तो लिख सकता हूँ, 10 मिली वोल्ट, यस सर। है ना? तो ये मेरा ईएमएफ आया 0.5 सेकंड पे स्टेडी रेट पे। तो 0.25 सेकंड में तो कोई ईएमएफ में चेंज आया ही नहीं होगा, जब मेरा चेंज ही जो आ रहा है 0.5 सेकंड में जाके आ रहा है, तो आपका 0.25 सेकंड में ईएमएफ तो सेम ही रहने वाला है, 10 मिली वोल्ट ही रहने वाला है। बात समझ में आई? आपका डीबी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। डीबी बाई डी टी क्या है? कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट। यानी कि वो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, हर पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा है वो। बात समझ में आ रही है? हर टाइम में चेंज नहीं हो रहा है, हर एक पॉइंट सेकंड में चेंज नहीं हो रहा है, 0.5 सेकंड में जाके आपका चेंज हुआ है। तो 0.25 तो उससे कम ही है ना टाइम। बात समझ में आई? डीबी बाई डी टी क्या है? यस सर। कांस्टेंट है, राइट? दैट्स वाई आपका ईएमएफ जो आएगा 0.25 पे पूछ रहा है ये, तो कितना आएगा? ये सेम रहेगा 10 मिली वोल्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। अगर ये 0.5 का भी आगे का पूछता, अगर 0.5 के आगे का पूछता तो फिर सेम नहीं, तो फिर सेम नहीं आता। 0.5 के भी आगे का पूछता तो भी सेम आता, क्योंकि हमारा फिर 0.5 सेकंड पे कितना हो गया ये ईएमएफ? 10 मिली वोल्ट हो गया, यस सर। 10 मिली वोल्ट हो गया। यस अब सर। तो क्या है आगे? अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रही है ना? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई है, तो उसके आगे मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 रहती तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। तो इतना मैक्सिमम हो सकता है इंड्यूस 10 मिली वोल्ट के बाद। उसके बाद क्या होने लगता है? कम होने लगता है क्या? यस सर। यस सर। है ना? ये तुमने ईएमआई में पढ़ा हुआ है कि चेंज होने लगता है ना, लेंज लॉ की वजह से, राइट? बताओ भाई, इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो अगला सर। क्वेश्चन करो। क्लास नहीं छोड़ेंगे हम, क्लास क्यों लीव कर रहे हैं आप लोग? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, इंटरनेट का इशू आ रहा है तो वो बताइए। A coil of circular cross section having 1000 turns and 4 centimeter square face area is placed with its axis parallel to the magnetic field which decreases by 10 to the power minus 2 Weber per meter square। यानी कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो रही है अब, ठीक है? बेटा अगर डाउट आता है ना तो आप चैट में लिख दिया करो डाउट, अगर और कुछ नहीं तो डाउट ही लिख दिया करो, ठीक है? मुझे आप लोग बताओगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को डाउट है या नहीं है। चलिए थोड़ा टाइम दीजिए इसको सॉल्व करने का, तो ट्राई करो कम से कम। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, यहाँ तुम्हें एरिया दे रखा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, ठीक है, टाइम भी दे रखा है, और ईएमएफ पूछ रहे हैं। आई गेस करा जा सकता है ये क्वेश्चन।
चलो 2-3 बच्चों का तो आंसर भी आया है। करो करो, सॉल्व करो। करें डिस्कस? यस सर। ओके, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन। देखते हैं क्या आंसर है। कूल कूल कूल। यार देखो, सब चीजें दे रखी है, ये सवाल तुमसे होना चाहिए था। अगर तुमने केवल क्वेश्चन की लेंथ पढ़ के, या मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें दे दी इसलिए क्वेश्चन छोड़ के आ गए तुम, तो ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा गलती हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि बहुत इजीली तुम्हें मार्क्स मिल रहे थे इसमें, बहुत इजीली, है ना। इसमें दे रखा है तुमको n इक्वल्स टू 1000, राइट। एरिया दे रखा है, कॉइल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग दिस फेस एरिया। फेस एरिया से तुम कंफ्यूज मत हो यार, एरिया एरिया होता है। फेस एरिया का मतलब होता है कि उसका फिजिकली आगे वाला पार्ट, है ना। तुमको यही चाहिए होता है, फ्लक्स इससे ही तो निकालोगे। फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, यही तो ईएमएफ डिसाइड करता है ना। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे वर्ड से, बिना मतलब से। अपने को पता है कि एरिया अपने को जो लेना है वही लेना है ना। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, जिसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये बोल रहा है कि ये जो आपका एरिया है ये परपेंडिकुलर है, इसका जो एक्सिस है, फेस एरिया इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस पर पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका एक्सिस पैरेलल है बच्चों, आप समझ रहे हो। फेस एरिया का एक्सिस पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अरे बताओ क्या मतलब हुआ इसका? कॉस थीटा कितना आता चाहिए? cos थीटा सर 0 डिग्री। कॉस थीटा 0 थोड़ी आएगा, सर cos थीटा 1 सर। कॉस थीटा 1 है ना। इसका एक्सिस है बेटा पैरेलल, तो ये एक्सिस ये हो गया इसका, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर हो गई। तो बी और ए के बीच में तो अभी भी कितना बन रहा है एंगल? कॉस थीटा कितना है? 1 ही तो है। 1 सर। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तो है ना। कॉस थीटा 1 हो गया, है ना। अब सेम फॉर्मूला लगाना है, E इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? n टाइम्स, n टाइम्स, है ना, n टाइम्स लिखूंगा इस बार, राइट। n टाइम्स डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। माइनस लगा दो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 1000 मल्टीप्लाई बाय डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी कैसे निकालूंगा कि एरिया तो चेंज हो नहीं रहा है मेरा, तो एरिया की जगह तो मैं एज इट इज लिख दूंगा कितना? 4 इंटू 10 टू द पावर -4, राइट। अब मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चेंज आ रहा है, तो ये डेल्टा बी बाय डेल्टा टी लिखना पड़ेगा मुझे, है ना। कितना हो जाएगा ये? 1000 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी कितना है भाई? डिक्रीज हुआ है ना, 10 टू द पावर -2, इतना ही तो चेंज आया है इसमें, यस सर। 10 टू द पावर -2 चेंज आया है। और टाइम कितना लगा ये चेंज आने में? 0.01। 0.01 का मतलब 10 टू द पावर -2 सेकेंड्स। बात समझ में आई? यस सर। क्या बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। है ना। तो भाई क्या करना है अब? तो उसको सॉल्व करना है, तो कुछ और है ही नहीं। ये आपका 10 टू द पावर -4 ऊपर है, ये तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। ऊपर नीचे 10 टू द पावर -2 तो कैंसिल हो ही जाएगा। 10 टू द पावर +3 और -4 यानी -1 बचा, तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 400 मिली वोल्ट। कितना आया ये? 400 मिलीवॉल्ट। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। पक्का? यस सर।
1 मिलीवोल्ट इक्वल्स टू कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस -3 3 वोल्ट। वोल्ट। माइनस इसको यूज कर लेना। जिसको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये लास्ट में आप जो आंसर लिख देते हो ना, ये हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लेना। ये हमने बेसिकली लगाया है क्या, कन्वर्जन। ठीक है, आगे चलें। यस सर। यस कोई सर। डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो बेटा, आपको क्लास लीव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चंस हैं और ये तुम्हारे टेस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अभी ऑप्टिक्स में पढ़ाने वाला हूँ, तो अगर आप क्लास लीव कर रहे हो इस वजह से कि भाई या तो आपको आता है या फिर आपको नहीं आ रहा है, आइदर केस में अगर आप लीव कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं। आता है तो सॉल्व करो जल्दी जल्दी, आंसर बताओ, है ना। और अगर नहीं आता है तो पूछो, देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, काफी बच्चों का गलत हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। ठीक है बच्चा, अगर आपको क्लास लीव करनी है आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, तबीयत का ध्यान रखो, है ना। ठीक है, यस सर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, बाकी बच्चों को भी नहीं दिख रही है क्या? दिख सर रही ये है। visible है। दिख रही है सर। बेटा एक सेकंड में, है ना, आप इससे ऐसे रुक जाओ बच्चों, मैं फिर से एक बार स्क्रीन दिखा देता हूँ। अगर फिर भी नहीं दिखती है तो आप एक बार रीज्वाइन कर लेना, हो सकता है आपकी तरफ से कुछ इशू आ रहा हो बेटा, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। अभी दिख रही है क्या? यस सर दिख रही। यस सर। बेटा अगर अभी भी नहीं दिख रही किसी को तो एक बार क्लास रीज्वाइन कर लो, छोड़ के एक बार फिर से ज्वाइन कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करो बाकी के बच्चे। करंट और टाइम का रिलेशन दे रखा है, समझो, तुमको करंट और टाइम का रिलेशन दे रखा है, तो तुमको निकालना ईएमएफ और टाइम का रिलेशन। क्वेश्चन क्या है कि आई के साथ टी का रिलेशन दिया हुआ है, यानी टाइम के साथ करंट कैसे चेंज हो रहा है, और ईएमएफ पूछ ले रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इतना डिफिकल्ट क्यों है, ये इंडक्टर की बात हो रही है बेसिकली। एक इंडक्टर में करंट के साथ कैसे आपका ईएमएफ चेंज होता है, ये पता है ना तुम लोगों को? यस सर। करो, सॉल्व करो। एक दो बच्चों का आंसर आया है। देखो आंसर तुमको पता होंगे क्योंकि तुमने टेस्ट दिया है ऑब्वियसली, तो आंसर पता ही होंगे, लेकिन मेन बात ये कि क्या आप समझा सकते हो? यस सर। तो वो बच्चे हैंड रेस करेंगे जिनको आंसर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, those who can explain the answer, those they will raise their hand। ठीक है, अदरवाइज आंसर आया या नहीं आया उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉजिक हमें पता होना चाहिए ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। हाँ तमन बताओ। वो सर जैसे पहला वाला है ना जिसमें स्लोप अपवर्ड दिखाई है, तो उसमें उसकी स्लोप पॉजिटिव है, और अगर हम ईएमएफ तो वो होता है -di/dt, तो उसमें ईएमएफ की स्लोप नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेट रिजल्ट नेगेटिव, तो वह ग्राफ नीचे को आया। फिर जो स्ट्रेट लाइन थी उसका तो कुछ होगा ही नहीं, और फिर उसके बाद नेगेटिव स्लोप थी और ईएमएफ भी नेगेटिव di/dt वो होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसलिए वो ऊपर को है ग्राफ, ऊपर को है, वो अबव द एक्सिस है, टाइम एक्सिस। ठीक है, लेकिन ये सेम तो आपका जो मतलब अगर आप जो बोल रहे हो जो सही है, तो ये तो फर्स्ट वाले के केस में तो ये डी ऑप्शन में भी तो आ रहा है नीचे फर्स्ट में, फिर डी ऑप्शन क्यों नहीं लिया? सर कहाँ आ रहा है डी ऑप्शन में, वो तो डी दोनों ऑप्शन में भी तो नीचे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। वो दोनों में नीचे आ रहा है ना। हाँ दोनों में नीचे आ रहा है, वो तो ठीक है, बच गए तुम। अगर दोनों में नीचे नहीं आता तो डी ऑप्शन मार्क करके आ जाते। सर नहीं, पता नहीं। कैसे करते फिर, एक में नीचे एक में ऊपर होता तो सेम होता क्या ऑप्शन दोनों? बी और डी ऑप्शन में, अगर डी ऑप्शन में दूसरा वाला t/2 से 3t/4 वाला अगर ऊपर की तरफ होता तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। यस सर। सर फिर हाँ, सर करंट टाइम के साथ सर कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है सर करंट सर, तो इट मीन सर ईएमएफ सर जो हमारा वो सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए का क्या मतलब है?
सर मतलब करंट से कांस्टेंट वैल्यू है सर करंट का सर। करंट फर्स्ट कांस्टेंट है टी फोर कहाँ बाई पे? टाइम में सर टी आर बाय फोर से 3/2, T/4 से T/2 कांस्टेंट है, जी सर। जीरो नहीं है, कांस्टेंट है, यानी जी सर तो चेंज जीरो है। di/dt जीरो है, di/dt जीरो है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, करंट कांस्टेंट है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? करंट कांस्टेंट है तो चेंज, अरे यार अगर तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, 5 मीटर पर सेकंड आया ना? यस सर। तो dv/dt जब करोगे तो 5 को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आंसर आएगा? सर जीरो। जीरो आएगा ना? तो कोई भी चीज कांस्टेंट होगी तो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होगा। बात समझ में यस आई? सर। तो di/dt जीरो है, T/4 से T/2 के बीच में। तो वो तो सारे यस सर। ऑप्शंस में ही दे रखा है जीरो। ध्यान से देखो, ईएमएफ में सब में जीरो दे रखा है, T/4 में T/2 से लेकर सब में जीरो दे रखा है, यस सर। यस ईएमएफ सर। तो सब में जीरो दे रखा है। तो वो तो कोई तरीका हुआ नहीं यहाँ पे आंसर निकालने का। अदरवाइज नो वो तो सर। ऑब्वियसली एक अच्छा तरीका है ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व तो वो भी करना है, ग्राफ तो पूरा समझना ही है। लेकिन 0 से T/4 में क्या हो रहा है और T/2 से 3T/4 में क्या हो रहा है, ये पता होना चाहिए। सर साइनसोइडल वेरिएशन होगी ना, तो वही लगाएंगे साइनसोइडल इक्वेशन होगी किसमें? सर। वो साइनसोइडल का ग्राफ ऐसे बनता है क्या तमन? नो सर। फिर हाँ भाई, कोई बताना चाहेगा या डिस्कस करें? क्या बोलते हो तुम, कुछ तो बोलो यार। सर डिस्कस कर दीजिए। डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जिसने सही किया है या नहीं किया, जो भी लॉजिक आपने लगाया बढ़िया लगाया, तमन सही है, कोई दिक्कत नहीं है सच। लेकिन है ना, पूरा एक एक पॉइंट पे मतलब वो समझो क्वेश्चन को, ताकि आप नेक्स्ट टाइम पे अगर ऑप्शन डिफिकल्ट मिल जाए ना तो फिर हम ऐसे घबराए नहीं कि भाई आप क्या करें, वो वाला सिनेरियो नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही? यस। यस सर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं, पहले तो ये बताओ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडक्टर में लिखते हैं हम -L/di/dt, सही बात है? यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? नो नो। कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो ग्राफ देखो ध्यान से, 0 से T/4 में बात करते हैं पहले। 0 से T/4 में आ जाओ, ग्राफ पे आ जाओ। ये देखो ग्राफ पे 0 पे बैठ गए, 0 पे बैठ के ऊपर जा रहे हैं भाई, गाड़ी चल गई हमारी, चले 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 T/4 पे आ गए, है ना? तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, लेकिन चेंज इन करंट कांस्टेंट है। di/dt कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे बोल दिया मैंने ये? अगर तुम y = mx का ग्राफ पढ़ते हो तो ये कांस्टेंट ही तो होता है। यस सर Yes, इसका sir. ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है सर। हाँ स्ट्रेट लाइन है ना, कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन है, चेंज नहीं हो रहा है वो। यस सर। di/dt तो कांस्टेंट है, जितना चेंज मतलब चेंज हो रहा है, मतलब जितना यहाँ से जितना t = 1 सेकेंड पे आपका y चेंज हो रहा है, y और x दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो ना आप, तो जितना t = 1 सेकेंड पे आपका y चेंज हो रहा है, लेट्स से y1, उतना ही आपका t = 2 सेकेंड पे क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। क्या बात सही बोली मैंने? समझ में आई बात, है ना? यस। हर इंटरवल में आपका सेम अमाउंट से चेंज हो रहा है, तो बढ़ रहा है, तो आई बढ़ रहा है, तो di/dt कांस्टेंट है इस जगह पे जहां क्वेश्चन में ग्राफ में दिया हुआ है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ग्राफ में दिया हुआ है ना? तो di/dt कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ भी कांस्टेंट रहेगा ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी तो कांस्टेंट रहेगा। ये यस इंड्यूस सर। कांस्टेंट, लेकिन ये माइनस कांस्टेंट रहेगा बच्चों, माइनस कांस्टेंट, क्योंकि फॉर्मूले में -L/di/dt होता है। क्या होता है? -L/di/dt। बात समझ में आई? यस तो अगर सर। ये पार्ट कांस्टेंट है, अगर ये पार्ट कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो माइनस कांस्टेंट क्या होता है कि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है ना? ग्राफ नीचे की यस तरफ। सर। इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट है, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, है ना? तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी ना उसकी इनिशियली भी। अरे यस इनिशियली सर। जीरो थोड़ी रहेगा इंड्यूस ईएमएफ, इनिशियली जीरो थोड़ी रहेगा इंड्यूस ईएमएफ। ये तो नो सर। डिफरेंस के बीच में, इंड्यूस ईएमएफ इनिशियली जीरो नहीं रहेगा आपका। बात समझ में आई? यस सर। आपका इनिशियली जीरो नहीं रहेगा इंडक्टर में, ठीक है? करंट जीरो हो नहीं हो, आपका इंड्यूस ईएमएफ जीरो, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका जीरो नहीं रहेगा, तो आपका नेगेटिव रहेगा, नीचे रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा इंड्यूस ईएमएफ। तो कांस्टेंट का मतलब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि ये बढ़ जाएगा। डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, आई कांस्टेंट नहीं है, आई तो बढ़ रहा है। अरे यस बात सर। समझ में आई? यहाँ पे आई तो बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ जो तुम्हारा बन रहा है, ये जो बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि आई आपका बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आई आपका कांस्टेंट है। और इसका मतलब क्या है कि आई आपका घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अरे यार, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब तो यही होता है ना कि वो जो क्वांटिटी है वाई पे जो रखी हुई है तुमने, वो तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन उसका यस सर। डी वाई बाई डी एक्स वो क्या है? कांस्टेंट है। स्लोप, स्लोप बोलते हैं ना इसको, स्लोप, स्लोप यस सर। है ना। करंट आपका बढ़ रहा है, करंट आपका बढ़ रहा है बेशक, लेकिन स्लोप इसका कांस्टेंट है। तो ऐसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर कांस्टेंट है, इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि इंड्यूस ईएमएफ बढ़ रहा है। क्या इसका मतलब यही हुआ कि इंड्यूस ईएमएफ बढ़ रहा है या घट रहा है, या घट रहा है? नो ये सर। मतलब हुआ क्या इसका? ये मतलब थोड़ी हुआ इसका। नो सर, सेम वैल्यू रहेगा सर। हाँ, तो डी वाले ऑप्शन में ध्यान से देखो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है क्या? यस सर। लेकिन और ये बढ़ भी रहा है क्या? देखो इसकी वैल्यू बढ़ रही है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही यस सर। है, ये देखो बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट तो नहीं हुआ। ये हुआ क्या कांस्टेंट? ये नो सर। नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया ना। यस सर। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? यस सर। यस सर। स्क्रीन चली गई क्या? यस सर। यस सर। वेट 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 वेट, लाते ग्राफ वाले क्वेश्चन आप लोगों को लगता है परेशान करते हैं थोड़े। सर अब नहीं होगा सर। अब नहीं होगा। देखो ग्राफ में क्या है कि नो जो सर। पैरामीटर दिए हुए हैं ना, उनको एनालाइज कर लो बस, कि पैरामीटर y और x पे क्या है और वो कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि x के साथ y कितना चेंज हो रहा है और उसका स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। दो चीजें होती, तुम्हारे साथ तीसरी चीज है ही नहीं, काम की तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा ही नहीं और कुछ। तो यहाँ पे एक तो y और x कैसे चेंज हो रहे हैं और उनका स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन आएंगे सारे। तो जब ये बात क्लियर होगी तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया है ना। अच्छा, नेगेटिव होगा इंड्यूस ईएमएफ 0 से t/4 में, ये यस सर। क्लियर हुआ। यस तो ए सर। ऑप्शन भी गलत हो गया, यस सर। सी ऑप्शन भी गलत हो गया, आंसर तो बी आ ही गया वैसे भी। फिर भी अगर हमें आगे यस सर। सॉल्व करना है तो हम देख लेते हैं t/2 से t/4 से सॉरी t/4 से t/2 में क्या है भाई, हमारा करंट कांस्टेंट है, यानी di/dt क्या है? जीरो। कांस्टेंट। di/dt सर। जीरो है, करंट चेंज जीरो नहीं सर। हो रहा है टाइम के साथ में, सेम वैल्यू दे रहा है ना, सेम वैल्यू दे रहा है ना। एक पैरेलल लाइन बना रहा है तो यस ये सर। सेम वैल्यू दे रहा है ना, कांस्टेंट है करंट। di/dt जीरो है, तो अगर di/dt ही जीरो है तो इंड्यूस ईएमएफ भी कितना हो जाएगा? जीरो। इंड्यूस भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो अगर हम आगे चलें t/2 से t/4, इसमें हमारा di/dt क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये नेगेटिव कांस्टेंट है। क्या ये? नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव यानी कांस्टेंट। स्लोप आपका नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। सेगेटिव स्लोप आपका नेगेटिव है ग्राफ का, लेकिन कांस्टेंट है। तो ई के केस में क्या हो जाएगा? ई क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएगा क्या? पॉजिटिव नेगेटिव होता है कांस्टेंट। ना, तो ये ऊपर चला गया, देखो पॉजिटिव कांस्टेंट आ गया, पॉजिटिव कांस्टेंट आ गया ना। देखो ईएमएफ की वैल्यू जो भी थी यहाँ पे, सपोज करो ये थी 5, लेट्स से 5 थी, तो हर पॉइंट पे 5 आ रही ना, इस पॉइंट पे भी 5 है, इस पे भी 5 है, इस पे भी 5 है, सब पे 5 है। ऐसे यहाँ पे जो भी वैल्यू थी सेम है हर पॉइंट पे। बात समझ में आ रही है सबको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। यस। आपका ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा 0 से t/4 में और t/2 से 3t/4 में, और फिर 3t/4 के बाद तो ग्राफ भी नहीं दे रखा तुम्हें क्वेश्चन में भी, तो जीरो ही होगा फिर तो, है ना। क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर आ गया। तो ग्राफ से ले अब डरेंगे क्या? ग्राफ से डरना नहीं। ग्राफ में हमें क्या देखना है? दो चीजें देखनी है, एक तो y और x पे क्या दे रखा है ये देख लो क्वेश्चन में भी और आंसर सॉल्यूशन में भी, है ना, मतलब ऑप्शन में भी। दूसरा स्लोप, अगर क्वेश्चन में स्लोप इन्वॉल्व है यानी कि डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, dy/dx इन्वॉल्व है, तो स्लोप को एनालाइज कर लो और कंफ्यूज मत करना दोनों को, चीजों को, दोनों चीजें अलग है। क्वेश्चन y और x में जब एनालाइज करोगे तो अलग चीज, अलग इक्वेशन बनेगी, और dy/dx जब निकालोगे तो अलग सिनेरियो बनेगा।
तो दो चीजें रहेंगी हमेशा, इन पे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वो चीज ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। आगे चलें। यस सर। अगर किसी को भी डाउट है या नहीं आया समझ में तो अभी पूछ लो। सर हाँ जी। सर ये आपने बोला कि di/dt जो है वो कांस्टेंट है ना? तो जो ईएमएफ है वो di/dt पे डिपेंड नहीं करती है ना? ईएमएफ डी आई बाई डी टी पे ही तो डिपेंड करती है, और किस पे डिपेंड करेगी? नहीं नहीं, मतलब कि जैसे di/dt जो है वो कांस्टेंट है ना, तो अच्छा आगे समझ। अगर सर di/dt चेंज होता तो हाँ, फिर हमारे जो स्लोप थी, मतलब डी आई बाई जो डी टी अगर चेंज ऑप्शन होता तो हाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। ये डी आई बाई डी टी अगर चेंज हो रहा होता तो ये जो पैरेलल लाइन बन रही है ना वो नहीं बनती। डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, इस वजह से तो ईएमएफ कांस्टेंट है आपका। डी आई बाई डी टी ही अगर चेंज हो जाता ईएमएफ भी चेंज होता, फिर आपकी या तो इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन बनती या डिक्रीजिंग बनती, या फिर हो सकता है और भी किसी वेरिएबल भी बन सकती थी, है ना, कर्व भी बन सकती थी बेसिकली। बात समझ में आ रही है? वो डिपेंड यस करता है वो सर। कि कैसे कैसे बदल रहा है, फिर उस पर डिपेंड करता है ना। डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है उसका। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अभी आप कांस्टेंट है इसलिए आप उसको स्ट्रेट लाइन बना पा रहे हो, सिंपल सी बात है ना। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है वो चीज, क्योंकि कांस्टेंट है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है। डी आई बाई डी टी ही अगर कांस्टेंट नहीं रहता तो फिर ईएमएफ चेंज हो रहा होता, हर टाइम के साथ चेंज हो रहा होता। जैसे एक सेकंड में ईएमएफ हो गया 2 वोल्ट, अगले सेकंड में ईएमएफ हो गया 5 वोल्ट, है ना, तो चेंज हो रहा होता वो। फिर हम ये देखते कि कैसे चेंज हो रहा है, क्या वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, जितने टाइम में हर टाइम में सेम चेंज हो रहा है, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन बनती, चाहे वो इंक्रीजिंग बनती या डिक्रीजिंग बनती। लेकिन अगर ऐसे चेंज नहीं हो रहा होता तो फिर हमको टाइम के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन डिफाइन करना होता और फिर उसका इंटीग्रेशन करना होता। बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस वैसे नहीं आएंगे, आएंगे तो फिर टैकल कर लेंगे उसको हम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, डरेंगे नहीं उससे भी हम। तरीका हमको पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया समझ में आना चाहिए कि ग्राफ जो है वो बताता क्या है ना, ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है कि वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंसेस लो, डेल y2 माइनस y1 डिवाइड कर दो x2 माइनस x1, एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है उनके डिफरेंस, यही होता है स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस यस x, सर। है ना। तो यस जब तक सर। तुम्हें ये बात याद रहेगी तब तक तुम ग्राफ के क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। जैसे ही तुम इस बात से भटक गए, याद तो रहेगी तुम्हें क्योंकि पता तो है तुम्हें ये बात, पर जैसे ही तुम इस बात से भटक गए क्वेश्चन में, वैसे ही तुम्हारे कंफ्यूजन्स चालू हो जाएंगे और ग्राफ तुम्हें सताएगा, है ना। वो मैथ्स की फुल फॉर्म तुम यस। रखते हो ना बचपन में, मेरी आत्मा तुम्हें सताएगी। ठीक है, तो वो इसलिए रखते हो तुम क्योंकि तुम उसको सताने देते हो। अगर तुम उसको नहीं सताने दो, अगर तुम कंफ्यूज ना हो, जो पढ़ाया गया है उसको अप्लाई करते रहो टाइम के साथ में, है ना, तो कुछ नहीं सताए, कोई नहीं सताए, बहुत इजी हो जाएगा। फिर तो तुम्हारा हेल्प करता है वो, तुम्हारी हेल्प करता है मैथ्स, क्वेश्चन सॉल्व करवा देता है जल्दी से। तो ये चीज डरना नहीं है यार, हम डरने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पे। एक बार आ गए हैं ना लाइफ में तो किसी से डरेंगे नहीं अब, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे कोई इंसान हो, है ना। चलो भाई यस। आगे चले। यस सर। यस सर। यस सर। सॉल्व कर दो अगला क्वेश्चन।
एक बच्चे का आ गया है। सुद्रा एक्सप्लेन कर पाओगे ना अगर पूछूंगा तो? यस सर। ठीक है। सर मेरा कंफर्म नहीं है। कंफर्म? क्यों ए और कंफर्म सी क्यों? में। ए और सी में डाउट है? यस सर। डाउट होना तो नहीं चाहिए, ए और सी में तो नहीं होना चाहिए डाउट। सर सी लग रहा है। सी में डाउट है या सी आंसर है? सर आंसर ही है। इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होके बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? डिस्कस कर दी भैया डिस्कस तो करूंगा ही ना मैं, डिस्कस तो करूंगा ही। टेस्ट में तो कर दिया था, तो टेस्ट में कैसे कर दिया फिर? कॉन्फिडेंस नहीं था तो टेस्ट में कैसे कर दिया? सर को अटेम्प्ट कर दिया था तो ज्यादातर क्वेश्चन गलत ही हो गए थे। ऐसा। अच्छा मूविंग वायर है, ठीक है। मूविंग वायर जो है ए बी, तो वो एक बैटरी की इक्विवेलेंट ही होगा बेसिकली। उसमें ईएमएफ तो जनरेट होगा ही, सही ना? पढ़ाया था ना तुमको, एक मूविंग रॉड होती है या मूविंग वायर होता है, यस सर। तो वो बैटरी के इक्विवेलेंट होता है। सेल या बैटरी के, सेल या बैटरी की तरह एक्ट करता है ना वो। उसमें ईएमएफ जनरेट होता है, एक हायर पोटेंशियल भी होता है, लोअर पोटेंशियल भी होता है। अरे बताया था ना ये सब चीजें। यस सर। यस सर। यस सर। तो सेम तरीके से ये भी होगा, वी मूव कर रहा है इधर, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ना? तो इसमें इसकी लेंथ भी है कुछ, तो इसमें कितना ईएमएफ आ जाएगा देखो। अगर तुम्हारा परपेंडिकुलर है बी, परपेंडिकुलर है तुम्हारा बी किसके? इसके बी के, है ना? और लेंथ के भी है ही सही ऑब्वियसली। तो तुम्हारा ईएमएफ तो बीएल भी हो जाएगा, बीवीएल या बीएल भी हो जाएगा। ये तो पढ़ा हुआ है हमने, मैक्सिमम ईएमएफ आ जाता है यस सेल, सर। है ना? तो ये तो तुम्हारे सेल का हो गया। अगर तुम्हारा ये सेल बन जाता है तो इसमें कैसे निकालते हैं हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल? इस रॉड में या इस वायर में कैसे निकालेंगे कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे? वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को किया हमने, है ना? और कर्ल किया किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो ये किधर आ गया? ऊपर की तरफ थंब किया हमारा, अप साइड सर। है ना? तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और ये कंडक्टिंग रेल्स है। देखो इसमें बोला हुआ है इसने, कंडक्ट कंटेनिंग द रेल्स, प्लेन कंटेनिंग द रेल्स, है ना? कंडक्टिंग है ये। तो ये करंट कुछ यहाँ से चालू हो जाएगा, ऐसे चलेगा ये करंट, ऐसे जाएगा, है ना? करंट ऐसे जाएगा ना, यहाँ तक नेगेटिव तक चला जाएगा बेसिकली, है ना? तो ऐसे ही तो मूव करेगा ये करंट। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये तो हो गया आपका करंट का डायरेक्शन। अच्छा इसमें जो आपकी, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये लगा दिया इन्होंने। इन्होंने बोला कि भाई एस इज अ करंट सोर्स प्रोवाइडिंग अ कांस्टेंट करंट इन द सर्किट, यानी कि करंट सोर्स भी लगा दिया है तुम्हारा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जो तुम्हारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ना इस रॉड में, इस वायर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अपोजिट एक करंट चल रहा है तुम्हारा। कौन सा चल रहा है? एस, एस की वजह से जो चल रहा है। अब ये एस जो सोर्स है तुम्हारा, एस तो तुम्हारा सोर्स है, करंट थोड़ी है, सोर्स है ना? तो उसकी उसमें अगर आई करंट फ्लो हो रहा है और इसमें बोल रहा है कि रेजिस्टेंस आर है तुम्हारा, किसका रेजिस्टेंस है आर? वायर का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आई आर ही तो आएगा, V इक्वल्स टू आई आर। यस सर। यस अच्छा सर। अपोजिट डायरेक्शन में है ईएमएफ जो है, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो बीवीएल जो तुम्हारा रहेगा डायरेक्शन, उसके अपोजिट ही जाएगा ये, है ना? क्योंकि Yes, sir. बीवीएल जो है ईएमएफ, उस तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे है, हाँ या ना? है ना? Yes, और ये sir. तुम्हारा करंट सोर्स है Yes, एस, sir. इसमें पक्का पॉजिटिव नीचे और नेगेटिव ऊपर होगा, तभी तो ये करंट इस डायरेक्शन में भेज पा रहा है। यस सर। Yes, सर sir. ऊपर का पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आता है। हाँ सॉरी, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव तुम्हारा यहाँ से निकलेगा करंट, और यहाँ से वापस उल्टा चला जाएगा। बेसिकली करंट की डायरेक्शन अपोजिट है आपका, जो इसकी वजह से आ रहा है, रॉड की वजह से, यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। आपका जो करंट आ रहा है वो आ रहा है इस डायरेक्शन में, है ना? इसको बोल देते हैं I1। और आपका जो आ रहा है सोर्स की वजह से, एस इसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, है ना? तो तुम्हारा जो नेट ईएमएफ आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो आना चाहिए तुम्हारा,
उसमें ऐड थोड़ी होगा पोटेंशियल डिफरेंस में आपका दोनों ईएमएफ, वो तो माइनस ही होगा ना, सर माइनस BVL होगा। माइनस IR। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। BVL Yes, IR sir. होगा, है ना। राइट हैंड थंब रूल से हमने ये तो निकाल लिया, पॉजिटिव टर्मिनल किधर आने वाला है ना। तो Yes, ए sir. और बी के बीच में आप, अच्छा इसमें आप वो भी लगा सकते हो क्या, KVL, क्या लगा सकते हो, KVL लगा सकते हो, KVL. है ना। आर रेजिस्टेंस का तुम्हारा ये हो जाएगा वायर, ठीक है। तो उसमें IR करंट फ्लो कर रहा है तुम्हारा, एक सेल बैटरी बन गई है तुम्हारा, बेसिकली बैटरी बन गई है। तो ये कैसा सर्किट दिखेगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दूं क्या मैं यहाँ पे, सर्किट तुम्हारा कुछ Yes, ऐसा sir. दिखेगा, प्लस सेल है, ये माइनस है, ये प्लस है। यहाँ पे तुम्हारा एक रेजिस्टेंस लगा दिया R, एक करंट सोर्स लगा दिया S, और तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, आई फ्लो कर। अरे बात समझ में आ रही है? और इसका Yes, EMF sir. कितना है, इस सेल का EMF कितना है, P इंटू V इंटू L, VDL। BVL है। यस सर। अब इस रेजिस्टेंस में जो तुम्हारा करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा ना, अगर आप इधर से जा रहे यस हो सर। तो जब तुम KVL लगाओगे इसमें, तब भी तो तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा A और B के बीच में, ये A हो गया, ये B हो गया, तो VA माइनस VB लिखोगे तुम, तो उसमें तुम ऐसे ही तो करोगे कि BVL, तो तुमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया सेल का, है ना, यहाँ से तुमने स्टार्ट किया तो इसको तो प्लस ही लिखोगे, तुम Yes. प्लस से चल रहे हो तो। और जब तुम रेजिस्टेंस में एंटर करते हो, ये पढ़ाया था ना मैंने, कि जब करंट ऐसे जा रहा है ना, और ये रेजिस्टेंस है तुम्हारा, अरे हाँ या ना बोलो, Yes. यस सर। यस तो तुम इसमें KVL लगा सकते हो, तो ये KVL लगा के IR ही तो आएगा, माइनस IR। यस सर। नहीं समझ में आई बात? Sir, हाँ सर कितने भी प्रैक्टिस कर लो सर, KVL वाले क्वेश्चंस नहीं होते। KVL वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, क्यों? पता नहीं सर, जब भी टेस्ट आता है ना तो उसकी अलग से प्रैक्टिस करती हूँ, फिर टेस्ट में करके आती हूँ तो सारे गलत होते हैं। पर दिक्कत क्या आ रही है, क्वेश्चन में एनालाइज किया, ये दिक्कत क्या आ रही है? सर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ऑप्शन में वो आंसर भी होता है, पर वो आंसर गलत होता है मेरा। अरे यार, ये तो मतलब तो सॉल्व कैसे हुए, वो तो गलत हो गए ना, फिर सही थोड़ी हुए हैं पता वो। नहीं सर। तो दिक्कत क्या आ रही है, ये तो बताना पड़ेगा ना कि सर ये दिक्कत आ रही है, दिस इज द प्रॉब्लम, कि ये या तो मुझसे इक्वेशन गलत लग रही है, या मुझसे कैलकुलेशन गलत हो रही है, या मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है सर, ये तुम ही बताओगे। कॉन्सेप्ट पता है, वो जो चलो एक काम करो, डायरेक्शन। हाँ डायरेक्शन का दिक्कत आ रहा है क्या? यस सर। डायरेक्शन की क्या दिक्कत आ रही है, ये तो तुमको कन्वेंशनली एक डायरेक्शन या मानने के लिए बोला भी गया था। फिर से पढ़ाऊं क्या यस कि सर। चलो अगली क्लास में एक काम करता हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में, या फिर अगली जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अब इसकी अब प्रैक्टिस का भी तो टाइम नहीं है हमारे पास। चलो कोई ना, नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद दिला देना एक बार, मैं इसका एक बार KVL KCL वाला फिर से एक क्वेश्चन के थ्रू बता देंगे, ओके सर। है ना, या डायरेक्शन तो एटलीस्ट मैं बता ही दूंगा आपको ये, ठीक है। यस। या फिर कोई क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलर डाउट हो ना तो वो शेयर कर देना कमन, ठीक है, ओके तो सर। उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है यार, ये अगले कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको तुम क्या करोगे, होमवर्क में करोगे, ठीक है। ये होमवर्क में करोगे तुम क्वेश्चंस। होमवर्क का मतलब क्या होता है कि आप इनको खुद से करो, अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है तो उसको हम ले सकते हैं क्लास में। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर। ये क्वेश्चन आप खुद से यस सर। करेंगे, ये आपने टेस्ट में तो करे ही है, लेकिन अगर अब इसमें आपको समझ में नहीं आया, डाउट आ गया, तो आप अगली बार क्लास में इसको पुट अप कर सकते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। अब देखो तुम लोग क्या करते हो, तरीका तो ये होना चाहिए कि तुम लोगों ने कर लिया टेस्ट, अब तुम लोग मुझे बता रहे हो पहले से ही कि सर ये क्वेश्चन ले लेना डिस्कशन में, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे। ऐसा होता नहीं है ना, पर तुम लोग करते ही नहीं हो एनालाइज उसको, वेट करते हो। अब कल तुम राखी मनाने लग गए हो, मस्त टेस्ट दिया था संडे को, मंडे को राखी मना ली, है ना। ट्यूसडे को तुमने डिस्कशन नहीं किया, ट्यूसडे को मतलब तुम्हारा क्लास आ गई और तुमने एनालाइज नहीं किया, और किया तो फिर बताया नहीं मुझे कि सर ये क्वेश्चंस में डाउट है। तो ये आप खुद से करो प्रोएक्टिवली, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन ला के दूं, उससे बेटर ये होगा कि आप खुद से मुझसे पूछें। बात समझ में आ रही है? यस यस।
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं डाउट मतलब ये होमवर्क के लिए वो आप लोग कर लेना। थोड़ा सा हम एक बार ऑप्टिक्स के 1-2 टॉपिक पढ़ लेते हैं, 1-2 टॉपिक तो क्या, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर क्लास छोड़ेंगे ताकि टाइम भी हो गया कि आप लोगों का, है ना। अगली क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कुल, ओके तो इसको समझ लो। थैंक यू क्या पढ़ा तो रहा हूँ थैंक यू ही बोल दिया उसने। बेटा क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास छोड़ के नहीं जाना है। कौन छोड़ के जा रहा है ये क्लास? तुम लोग रिकॉर्डिंग हो रही होती तुम्हारी, क्लास छोड़ के चुपके से निकल लेते हो ना, तुमको लगता है सर को दिखेगा नहीं। ऑफलाइन क्लास नहीं है ये, यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है हर चीज की, है ना। क्लास छोड़ के कहाँ जा रहे हो? ये बच रहा है टाइम, इधर देखो तो हमने है ना अभी देखो प्लेन मिरर पढ़ा था लास्ट टाइम ऑप्टिक्स में, राइट। यानी कि एक प्लेन मिरर के आगे एक ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इमेज कैसे बनेगी उसके बारे में थोड़ी बहुत हमने बात करी थी। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि मिरर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई पोजीशन है एक्स कोऑर्डिनेट है किसी बेसिकली इमेज का, है ना, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो उसका जो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस टाइम्स हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर वाई एक्सिस हम ले लेते हैं, मिरर को अगर हम वाई एक्सिस पे रख देते हैं, तो अगर 2 पे x इक्वल्स टू 2 मीटर पे आपका इमेज बन रहा है, तो x इक्वल्स टू -2 पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तभी बना है x इक्वल्स टू +2 पे। कोई डाउट है इसमें, इस बात पे? नो अरे सर। हाँ ना तो बोलो यार। नहीं ना, तो ये तो x एक्सिस पे होता है, ये तो x एक्सिस पे होता है। y और z पे तो सेम रहता है, y मिरर ही हमारा y पे रखा हुआ है ना। यस सर। तो y और z पे तो माइनस साइन आएगा नहीं, है ना। लेकिन x में माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि प्लेन मिरर आपने y एक्सिस पे रख दिया है। तो अब इसके लेफ्ट वाली चीजें तो नेगेटिव हो जाती हैं, पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लास में भी। लेफ्ट लेफ्ट वाली चीजें तो नेगेटिव हो जाती हैं और राइट वाली चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं, है ना। तो इस वजह से साइन का अंतर रहता है दोनों में। अच्छा, अगर हम इस वेलोसिटी की या स्पीड की बात करें, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, अब तुम कांच के सामने खड़े हो, मेरे प्लेन मिरर के सामने, और तुम कांच की तरफ जाते हो ना, मिरर की तरफ, आईने की तरफ जाते हो ना, कभी कभी ऐसे मूव कर रहे होते हो, तो आपकी इमेज भी मूव कर रही होती है, इमेज थोड़ी रुक जाती है वहां पे, इमेज भी मूव करती है ना। तो तुम इमेज के साथ कैसे रिलेशन बताओगे भाई? इमेज की जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, कि आपका मिरर भी मूव कर रहा है क्या? क्योंकि अगर कई बार मिरर भी मूव कर सकता है क्वेश्चन में, है ना। तुमने जो घर में मिरर लगा रखा है उसको तो जनरली तुम मूव करते नहीं हो, एक जगह पे रख देते हो, पर कई बार तुम मिरर भी मूव कर सकते हो, हाँ या ना, है ना। तो फिर मिरर के रिस्पेक्ट में इनको फॉर्मूला डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे कि मिरर के रिस्पेक्ट में अगर इमेज जो है आपकी वो v है, तो आपकी ऑब्जेक्ट की कितनी हो जाएगी भाई? माइनस हो जाएगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इमेज आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है। गलत बात है क्या? समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप इधर आ रहे हो, मिरर की तरफ आ रहे हो, तो आपकी इमेज भी तो मिरर की तरफ आ रही है, तो इसके तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ना, तो माइनस साइन लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाएंगे सर। लगाएंगे। तो एक्स एक्सिस पे हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगी भाई? अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी आई जी का मतलब होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कि स्पीड ऑफ इमेज, है ना, विद रिस्पेक्ट टू क्या? ग्राउंड। ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब ये होता है कि आप सब चीज, कुछ भी नहीं चल रहा है, आप उस जगह पे बैठ के देख रहे हो किसी भी चीज को जहां पे सब कुछ रुका हुआ है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि ग्राउंड पे बैठे हो और अब इमेज को देख रहे हो कि भाई किधर जा रही है। तो वी आई जी माइनस वी एम जी यानी मिरर की जो स्पीड है ना। क्योंकि ये तुमने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा तो था कि वी आई एम को हम कैसे लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है ना, माइनस स्पीड ऑफ मिरर कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे ही तो लिखते हैं इसको, ये फॉर्मूला होता है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तोड़ देते हैं ना इसको हम, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका बेसिकली। अच्छा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे पूछा जाए अगर, तो वी आई जी माइनस वी एम जी जो होता है वो आपका हो जाएगा वी ओ जी माइनस वी एम जी। माइनस साइन नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे माइनस साइन आ रहा यस सर। है ना? क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस की बात होती है, एक्स एक्सिस में अपोजिट साइड से आ रहे होते हैं दोनों। वाई और जेड में तो हमने मिरर ही रख दिया है हमारा बेसिकली, है ना। और जेड पे भी हम हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से तो लेते ही नहीं है माइनस, है ना, मिरर क्योंकि हमारा वाई पे रखा हुआ है इसलिए, ठीक है। तो वी आई जी इक्वल्स टू, सॉरी, वी आई जी माइनस वी एम जी इक्वल्स टू आपका ऑब्जेक्ट माइनस मिरर हो जाएगा, केवल अगर y और z पे है तो। लेकिन अगर x एक्सिस पे है तो माइनस साइन लगाना मत भूलना। ये पूरा जो समझा रहा हूँ ना मैं ये टॉपिक, इसमें केवल ये साइन है सबसे इंपॉर्टेंट। क्या है? साइन, है ना। बाकी फॉर्मूला तो तुम खुद से भी बना सकते हो। बस में वी आई जी क्या है भाई? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ में आई सबको? इजी है तो समझना, या डिफिकल्ट, है ना। यस सर। चलो एक क्वेश्चन कर लो फिर इस बात पे।
एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसको कर लो। एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स द राइट साइड मूव कर रहा है, और तुम्हारा मिरर भी मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड द लेफ्ट। तुमको इमेज की वेलोसिटी बतानी है इसमें, कि इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा, तुमको ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, इस डायरेक्शन में तुमको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। ऑल्सो वी आई माइनस वी एम इक्वल्स टू वी एम माइनस वी ओ, ये तुमको हिंट दिया हुआ है बेसिकली। वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है। किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बतानी। वेलोसिटी ऑफ इमेज किसी के रिस्पेक्ट में अगर बतानी होती तो वो लिख देता, अगर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बतानी तो क्या मतलब हो सकता है इसका? नहीं बतानी किसी के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बतानी है ना, एक ही बात है, ओके। एक ही बात। मतलब ये दिया हुआ तो नहीं है ना किसी के रिस्पेक्ट में बतानी है, देख के बताओ, क्वेश्चन देख के बताओ मुझे। राइट साइड में जो चीज जा रही है उसको पॉजिटिव लेंगे, है ना, और जो लेफ्ट साइड में आ रही है उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। तो अगर आपकी इमेज है वी आई और मिरर की स्पीड है कितनी, 1, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वी आई माइनस वी एम इक्वल्स टू वी एम माइनस वी ओ। यस सर। अभी अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, करें सॉल्व। यस सर। आंसर नहीं आया किसी का, किसी का आंसर नहीं आया क्या? 5 कितना मीटर आंसर पर आया? सेकंड आया है। 5 तो नहीं आना चाहिए। यस। देखो सॉल्व करते हैं। वी आई तो निकालना ही है, माइनस वी एम कितनी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी दे रखी है, 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये लेफ्ट में आ रही है, लेफ्ट में आ रही है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आ यस जाएगा, है ना। यस ऐसे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये राइट जा रही है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, राइट जा रही है ना ये राइट साइड, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस ऑफ -1, -1 है ना, क्योंकि वी एम इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मिरर -1 है ही सही, अभी अभी लिखा है हमने, माइनस वीओ कितना है भाई, 5। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, ये +1 बन गया टोटल, इक्वल्स टू -1 -5, और ये +1 बन के इधर हो जाएगा -1, तो टोटल कितना हो गया, -7 मीटर। सर तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में आ रही है, लेफ्ट में ना, किससे, सर 7 मीटर पर सेकेंड। हाँ बोलो। सर आपने बोला था ना कि जब ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो अराउंड द एक्स एक्सिस तो नेगेटिव साइन भी आता है। तो नेगेटिव साइन लिया तो है बेटा, आपको अगर आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई चीज अगर राइट जा रही है तो आप उसको पॉजिटिव साइन ले रहे हो, तो आप अपने आप डायरेक्शन को कंसिडर करते रहे हो। अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव इसलिए तो ले रहे हैं, और लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो नेगेटिव ले रहे हैं, आप समझ रहे हो। आपने एक पॉइंट, आपने एक एक्सिस लिया, समझो आपने एक एक्सिस लिया, है ना, उससे आप बोल रहे हो कि भाई इससे अगर मैं आगे जाऊंगा, राइट में जाऊंगा तो मैं पॉजिटिव ले लूंगा इस चीज को, और अगर मैं लेफ्ट में आऊंगा तो नेगेटिव ले लूंगा, तो आपने साइन कन्वेंशन कंसिडर किया तो है। तो सर जो फॉर्मूला था जो आपने पीछे लिखवाया हम्म, उसमें अगर हम साइन कन्वेंशन ना यूज करें तो वो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन कन्वेंशन यूज करके ही तो लगा रहे हैं बेटा। अगर आप स्पीड देखो, समझो यहाँ पे आपने क्या लिया, ये वी आई माइनस वी एम, वी आई माइनस वी एम लिया है ना। वी आई माइनस वी एम के बाद आपने यहाँ लिखा है माइनस वी ओ माइनस वी एम, यस है ना, माइनस ऑफ वी ओ माइनस वी एम। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वी ओ माइनस वी एम की जगह वी एम माइनस वी ओ लिखा है ना यहाँ पे, यस सर तो उल्टा कर दिया ना हमने, इसलिए तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया आगे। यस सर। अगर हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे निकाल रहे होते मिरर का तो हम माइनस साइन लगाते, फिर ये देखो ना यहाँ पे हमने वी ओ माइनस वी एम लिखा है ना, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हमने निकाला है, मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का निकाला है, सॉरी। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। यस चलो, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो। एलसीए एक और क्वेश्चन है, ये तो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको घर से करके लाना है, होमवर्क है आपका ये। पूछना है किसी को कुछ? नहीं? ठीक है। तो आज हमने बेसिकली ईएमआई के टेस्ट का आपका रिवीजन किया है।
कुछ क्वेश्चंस आप घर से करके लाएंगे जिसके, और हमने थोड़ी बहुत ऑप्टिक्स पढ़ी है आज, ठीक है। ऑप्टिक्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 11th क्लास की भी आपकी क्लास है, उसमें वर्क पढ़ेंगे हम, वर्क पावर एनर्जी खत्म करेंगे, और हो सकता है सर्कुलर मोशन भी स्टार्ट करें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 11th के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, प्लस हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। मोस्टली शायद कल ही है ना तुम्हारी अगली क्लास? हाँ यस। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ाई वढ़ाई करके आना थोड़ी। बाय बाय सर एवरीवन। हाँ बच्चा, सर वो मैंने 11th क्लास की स्लाइड्स मांगी थी, जो रिवीजन क्लास हुई थी ना उसकी। मैंने भेजी तो थी।